पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से ऐसा जवाब दिया है कि पाकिस्तान में उबाए खड़ा है। पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस, अग्नि, स्कैल्प और S-400 जैसे हथियारों से ताबड़तोड़ हमला बोला और पाकिस्तान के फाइटर जेट, ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में ही उड़ा दिया है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने 15 से ज्यादा शहरों में 400 से ज्यादा ड्रोन्स को निशाने पर लिया और हिंदुस्तान की रक्षा की। पाकिस्तान के लाहौर जैसे अहम शहरों में तबाही मची है। इस युद्ध में भारत की वॉर मशीनरी ने बता दिया है कि दुश्मन को जवाब सिर्फ बुलेट से नहीं, बमों की बारिश से दिया जाएगा। और भारत से जंग के बीच पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। इसकी खबर आपको देंगे। क्या बड़ा झटका लगा है, वर्ल्ड बैंक ने किस तरह से पाकिस्तान को सेटबैक दिया है, यह खबर आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। बुधवार को जब दुनिया रात के आगोश में थी, तब आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान ने यह सोचा भी नहीं था कि वो भारत पर अचानक हमला करके कायराना जीत दर्ज कर ले। लेकिन जो हुआ उसने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी। भारत ने जवाब नहीं दिया, सीधा हिसाब चुकता कर दिया, और वो भी ऑपरेशन सिंदूर से। भारत के ब्रह्मोस, अग्नि 5, स्कैल्प और S-400 ने ऐसा वार किया कि पाकिस्तान की आधी ताकत राख हो गई। स्कैल्प मिसाइलों ने पाकिस्तान की नापाक हसरतों पर आग बरसा दी। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम केवल नाम का डिफेंस निकला। हार्पी ड्रोन आए, मंडराए और चुपचाप पाकिस्तानी सिस्टम को चीरते चले गए। कयामत की रात भारत की ओर से इस्तेमाल किए गए हथियार स्कैल्प, ब्रह्मोस, हार्पी ड्रोन, अग्नि 5, आकाश, MRSAM, शिल्का, ZU-23 और L-70। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने 15 से ज्यादा शहरों पर हुए हमलों को नाकाम कर दिया। हार्पी ड्रोन ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। लाहौर की एयर डिफेंस यूनिट पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। भारत के एयर डिफेंस नेटवर्क ने पाकिस्तान की ओर से आने वाले हर ड्रोन और मिसाइल को इंटरसेप्ट कर हवा में ही खत्म कर दिया। बात S-400 की करें तो भारत के सुदर्शन चक्र ने पहली ही कार्रवाई में पाकिस्तान की मिसाइलें सरहद के इस पार नहीं आ पाई। पाकिस्तान की PL-15 हाफ मिसाइल और ड्रोन आसमान में ही टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि मैदान में था भारत का S-400, जिसने हवा को अपना किले का दरवाजा बना रखा था। न कोई अंदर आया और न कोई गया। स्कैल्प और हैमर जैसी स्मार्ट मिसाइलों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत ने अग्नि 5 को जब हवा में भेजा तो इस्लामाबाद थर्रा उठा। ब्रह्मोस मिसाइलों ने टारगेट पर ऐसी चोट की कि पाकिस्तानी सिस्टम हमें माफ करो की मुद्रा में आ गया। शौर्य मिसाइल से आई आवाज, ये सिर्फ शुरुआत है, अब तबाही की बारी है, क्योंकि ZU-23mm, L-70, शिल्का, MRSAM और आकाश जैसी मिसाइलों ने पाकिस्तान के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट को मिनटों में मिट्टी में मिला दिया। JF-17, F-16 और J-10C जैसे लड़ाकू विमान ऐसे गिरे जैसे पतंगे आसमान से गिरती हैं। उधर पाकिस्तान के PL-15E आमराम जैसी मिसाइलें भी भारत के S-400 और आकाश के सामने टिक नहीं पाई। पाकिस्तान के हमले नाकाम हुए और भारत का जवाब बना इतिहास। पाकिस्तानी कमांडर की हालत देखकर एक बात साफ हो गई कि भारत ने वॉर मशीनरी को जब एक्टिव किया तो पाकिस्तान ने शांति सम्मेलन के फॉर्म भरने शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत केवल बयान देगा, लेकिन भारत ने कहा बयान नहीं, बम चाहिए। और फिर अग्नि, ब्रह्मोस, स्कैल्प और पिनाका के जरिए पाकिस्तान के अरमानों को खाक में तब्दील कर दिया। भारत ने अपने एयर डिफेंस को ऐसे सजाया कि पाकिस्तान का हर हमला, हर चाल, हर प्लान हवा में ही फेल हो गया। S-400 पहली बार वॉर जोन में उतरा और उसका डेब्यू ऐसा रहा कि पाकिस्तान की आंखों में डर समा गया। अब हाल यह है कि पाकिस्तान अपने जख्मों पर मलहम नहीं, सीधा सीज फायर का बोर्ड लगा रहा है और भारत अपनी अगली मिसाइल लोड कर रहा है, क्योंकि अब बात खत्म नहीं, अब हिसाब पूरा होना बाकी है। अब भारत की मिसाइलें जवाब नहीं,
इंसाफ कर रही हैं और पाकिस्तान को ये बात अब अच्छे से समझ में आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान के पास जंग के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास कई विकल्प हैं। पाकिस्तान के पास विकल्प नंबर 1 ये है कि वो उन तमाम आतंकियों को भारत के हवाले करे जिन आतंकियों की वजह से पाकिस्तान ने जंग छेड़ी है। ये जंग अपने आप रुक जाएगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि भारत से जंग के बीच पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। विश्व बैंक ने सिंधु जल समझौते में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। सिंधु जल समझौते पर भारत का फैसला जारी रहेगा। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वी आर ओनली मीडिएटर। हम इस सिंधु जल समझौते में पार्टी नहीं है। हमने 1960 में सिर्फ मीडिएशन की थी, मीडिएटर की भूमिका निभाई थी। वर्ल्ड बैंक ने साफ कर दिया है पाकिस्तान को कि हम किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। भारत अपने फैसले के लिए स्वतंत्र है। भारत अपने फैसले खुद कर सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सिंधु जल समझौते पर बड़ा झटका, बड़ा सेटबैक लगा है और पाकिस्तान को बड़ा करारा झटका वर्ल्ड बैंक ने दिया। अभी तक पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के दम पर कूदता उछलता हुआ नजर आ रहा था और आज ही पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत इस समझौते से इकलौता नहीं हट सकता, इसलिए यह समझौता अभी भी जारी है। तो मैं कहना चाहता हूं, सुन लो पाकिस्तान, यह समझौता खत्म हो चुका है। भारत चिनाब का, सिंधु का जो 5 नदियां हैं उनके पानी को अपने हिसाब से न सिर्फ कंट्रोल करेगा बल्कि इस नदियों का फैसला भी भारत करेगा। और वर्ल्ड बैंक ने भी अब भारत की बढ़ते साख के बीच में, भारत की बढ़ती ताकत के बीच में किसी तरह के इंटरफेरेंस से साफ इनकार कर दिया है और भारत के फैसले पर एक तरह से मुहर लगाई है। भारत के फैसले से एक तरह से सहमति जताई है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जल्दी से रुक करते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह आ रही है, एक बार फिर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हुआ है। नागरिक विमानों को पाकिस्तान ने ढाल की तरह इस्तेमाल किया है। अपने एयर स्पेस में नागरिक विमानों को ढाल बनने दिया पाकिस्तान ने, यानी अपने ही नागरिकों को, अपने ही पाकिस्तानियों को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल किया है। इससे गिरा मुल्क कोई और नहीं हो सकता है, इससे घटिया मुल्क कोई और नहीं हो सकता है जो अपने मुल्क के आम लोगों के पीछे छिपने की कोशिश करे, उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल करे, उन्हें एक तरह से शील्ड की तरह इस्तेमाल करे। क्योंकि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया था जब पाकिस्तान ने हमला शुरू किया था। सुनवाते हैं आपको आज विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बयान सामने आया। 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप
भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। और इस खबर पर हमारे साथ प्रशांत हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस वक्त सीधे उनके पास चलते हैं। प्रशांत, पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी एमईए ने। 400 ड्रोन से हमला किया गया था कल भारत पर, तभी हम वो इंटेंसिटी देख पा रहे थे। और पाकिस्तान ने ये ड्रोन अटैक भारत के एंटी मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उनके लोकेशंस को जानने के लिए किया था। ये भी बात साफ हुई है। और दूसरी बात जो पाकिस्तान की नापाक चाल सामने आई कि उसने अपने एयर स्पेस में पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स को बैन नहीं किया, यानी पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों को ही ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। बिल्कुल विवेक, मैं सबसे पहले आपके क्वेश्चंस में पहले एक बड़ी ब्रेकिंग दे दूं कि उरी में फिर से फायरिंग की जो बात सामने आई है, पाकिस्तान की तरफ से उरी में फायरिंग हुई है। इसके अलावा जम्मू एयरपोर्ट के पास जो है सायरन बजने की खबर आ रही है, जिससे वहां पर आसपास के लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर ली हैं। यानी कि अभी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और जैसे हमने पहले बताया था, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं कि जो 400 जो ड्रोन थे उनको हमने कल निष्क्रिय कर दिया था। एंटी ड्रोन सिस्टम से हमने इन जहाज़ों, इन ड्रोन्स को, जो कि टर्की और चाइनीज़ ड्रोन्स कहे जा रहे हैं, उसको निष्क्रिय कर दिया गया था। यानी वो टो करने आया था क्योंकि उसमें कोई एम्यूनेशन नहीं था, वो उसके में सिर्फ एक कैमरा लगा था और वो सिर्फ एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना चाहता था विवेक उस जगह पे कि लोग पैनिक हों। इतने अटैक जो है ड्रोन से, जैसे हमने हमास के इज़राइल पे अटैक देखे थे, गाज़ा से जब हमास ने जो ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया था, वैसा ही सेम कल हमने देखा कि इज़राइल के जो इज़राइल की तरह जो है पाकिस्तान ने भी वही ड्रोन्स, जिसमें एम्यूनेशन नहीं, सिर्फ छर्रे लगे हुए थे, उस तरह के ड्रोन जो है भेजे हैं भारत की तरह, जिसे एंटी ड्रोन सिस्टम ने निष्क्रिय कर दिया। अब दूसरा सवाल विवेक आपका क्या था? बिल्कुल, एंटी ड्रोन सिस्टम लगा हुआ। और जम्मू से बड़ी खबर यह आ रही है कि एक बार फिर से एयर रेड का सायरन बजा है और एयरपोर्ट के करीब ये सायरन बजा है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, सायरन बजने के बाद दुकानें बंद की गई हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू एयरपोर्ट के करीब सायरन बज रहा है और एयर रेड सायरन बजा है। सायरन बजने के बाद दुकानें बंद की गई हैं। एक बार फिर से जैसे ही सूरज ढला है, हलचल शुरू हुई है भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में। पाकिस्तान के बॉर्डर से लगते स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर में खबर यह आ रही है, एयरपोर्ट के पास सायरन बजा है, जम्मू एयरपोर्ट के पास। और भारत पाक तनाव के बीच ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू एयरपोर्ट के करीब ये सायरन बज रहा है। प्रशांत हमारे साथ लगातार बने। प्रशांत, एक बार फिर से जैसे ही सनसेट हुआ है, एयर रेड सायरन की शुरुआत हो चुकी है और जम्मू से खबर आ रही है जहां पर ये एयर रेड सायरन बजाए जा रहे हैं। बिल्कुल, कल की तरह ही आज ये सायरन बजने की आवाज़ आ रही है विवेक। कल भी 7:30 से 8 का टाइम जो दिया गया था, 7:30 से 8 के बीच से 11:30 के बीच में 3 फेसेस में जो है ये ड्रोन जो है आए थे। फर्स्ट फेज में थोड़ा कम था, बाकी सेकंड और थर्ड फेज जो था उसमें कई ड्रोन्स ने पाकिस्तान से भारत में आके जो है हमला करने की कोशिश की, क्योंकि छर्रे लगे थे उसमें और एक तरह से पैनिक का जो एक होता है कि पैनिक फैल जाए लोगों में, उस तरह का बिल्कुल एक सीन क्रिएट करने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की गई। और आज वैसे ही सेम जो है आज पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान
जो है अपनी उससे हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने सिंधु जल समझौते की वो करने से मना कर दिया है। बिल्कुल उसमें यही चीज़ है कि कुछ दिन पहले निर्मला सीतारमन और नरेंद्र मोदी से जब वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन अजय बांगा मिले थे, उसके बहुत लंबी बातचीत हुई थी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल। इस मुद्दे पर भी अजय बांगा से नरेंद्र मोदी और सीतारमन ने बिल्कुल इस पे जो है साफ अपना रुख कर दिया था, भारत का रुख साफ कर दिया था, जिसके बाद उस परिणाम आज अच्छा निकला कि जो वर्ल्ड बैंक ने जो है इस पे बिल्कुल भी अपना रोल जो है अदा करने से मना कर दिया। विवेक, बिल्कुल। इस वक्त कर्नल मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बलूच एक्टिविस्ट मेहरान मारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं पहला सवाल एमईए के इस खुलासे पर लूँगा कर्नल मनोज सर आपसे। सबसे पहले आपका स्वागत है और मेहरान मारी का भी स्वागत करेंगे इंडिया टेली पर। जय हिंद, भारत माता की जय। और जय हिंद सर। मेरा पहला सवाल, पाकिस्तान कितना गिरा हुआ नीच मुल्क है, इसने अपने लोगों को ही शील्ड बना लिया सर। इसने अपना शर्म की बात है, बिल्कुल कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्मनाक, मतलब बयान ही कैसा है, बिना ऐसा अटपटा बयान मैंने कभी सुना नहीं है। और जब आप जिहादी सोच के साथ चलते हैं तो ऐसे ही आपके पास विचार आते हैं, आपके पास कोई प्रगतिशील विचार आता ही नहीं है। और ये एक व्यक्ति जो इतने ऊंचे पद पर बैठा है, उसके मुंह से निकलना, आप समझिए वो किस प्रकार से अपना देश चला रहे हैं, ये इसको इंगित करता है। जैसे उनका देश जैसे कुनबा चलता है ना, जैसे एक तंजीम चलती है छोटी सी, या फिर एक जिरगा चलता है, वैसे ये चला रहे थे अपना पूरा देश। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्मनाक उनका बयान। और ये तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है जब कंगाली में आटा गीला, अभी उनका आटा गीला हो चुका है। और लेकिन अभी अकल नहीं आई, ऐसा महसूस, कल के बमबारी के बाद हमने सोचा था कुछ तो अकल आई होगी, लेकिन अभी भी लगता है उनकी जो कुत्ते की पूंछ है ना, अभी भी टेढ़ी की टेढ़ी है। इसको सीधा करना बहुत आवश्यक है, या सीधी नहीं होगी तो नहीं, इसको मैं काट देना। सर मैं आपका फोकस उस लाइन पर, एमईए के खुलासे पर लाना चाह रहा हूं। एमईए ने आज फ्लाइट रेडार 24 का एक डेटा शेयर किया और उसमें बताया कि कल जब 400 से ज्यादा ड्रोन उसने इंडियन एयर स्पेस में इन्वेड कराए, घुसपैठ कराए, उस समय पाकिस्तान एयर स्पेस में कई फ्लाइट्स, पैसेंजर फ्लाइट्स ऑपरेशनल थी, बहुत सारी जो कराची से लाहौर की तरफ जा रही थी। जी। और वो इसलिए थी ताकि भारत कोई हवाई एक्शन न ले पाए, हवाई हमला ना कर पाए। ये कितना शर्मनाक है, ये कैसा नीच और गिरा हुआ मुल्क है जो अपने ही लोगों को एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहा था, जिससे बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वाकिफ नहीं होंगे। देखिए, आज जो अपने एमईए के स्टेटमेंट में क्लियर हो गया है, और इससे अंतरराष्ट्रीय जो हमारे वहां के ट्रैवलर्स हैं और एयरलाइंस हैं, उनको ये सारी बात समझ में आ गई होगी कि ये कितने खतरे से खाली चीज नहीं है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना मुल्क है और ये किसी भी स्तर पर गिर सकता है। जहां इन्होंने यहां तक भी कहा कि हम अपने जो ये है ना तालिब है, उनको हम आगे कर देंगे बच्चों को, क्योंकि उनके पास दीनी तालीम है। कितनी शर्मनाक बात है। और ऐसे ये राष्ट्रीय स्तर पे ऐसी चीजें करना, इसको तो हमें इंटरनेशनली हाईलाइट करना चाहिए। जी विवेक जी, बिल्कुल, मुझे लगता है इसलिए एमईए ने इस बात को आज कोट किया, वो इंटरनेशनली हाईलाइट भी करेंगे। इससे पहले एमईए ने कल वो तस्वीर लेकर आई थी जब हमने देखा था कि मसूद अजहर के परिवार के जनाजे में पूरी पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान की पुलिस और साथ ही साथ पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स मौजूद थे वहां पर। इससे पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है, डे टू डे पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। बिल्कुल। और आपको याद कराते हैं, पूरे उनकी जो आवाम है उनको याद दिलाएं कि उनके एनएलआई के जो सोल्जर्स थे, जिनकी जो बॉडी हमारे पास कारगिल में बरामद हुई थी, उनके ऊपर भी पाकिस्तान फौज का झंडा भारतीय सेना ने रखा था, ताकि कम से कम वो शहीद जो है, जिन्होंने अपने देश के लिए जान गंवाई है, उनको भी इज्जत मुहैया की जा सके। लेकिन इतनी शर्म नहीं थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास उस समय कि वो उनकी बॉडी को भी एक्सेप्ट करने की जरूरत करे। बिल्कुल, ये रोग निशान है सर, इसका टूटना बहुत जरूरी है, तभी आतंकियों की कमर टूटेगी। मेरी सहयोगी कंचन इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है ब्रेकिंग न्यूज के साथ। उनके पास बहुत बड़ी खबर है, सीधे उनके पास चलते हैं। कंचन, क्या ब्रेकिंग न्यूज है आपके पास, दर्शकों को बताइएगा प्लीज।
अभी तो देखिए जितने भी तीनों सेना के प्रमुख हैं उनसे पीएम मोदी की मुलाकात हुई है, पूर्व सेना प्रमुखों से भी पीएम मोदी मुलाकात कर रहे हैं और इन सब के बीच में दोनों बैठकों के अपने अपने मायने हैं। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त भारत पाक के बीच में सिचुएशन क्या बनी हुई है, कितनी क्रिटिकल है, इन सब को लेकर चर्चा हो रही है। सीडीएस और एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल है। पीएम आवास इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली का केंद्र बना हुआ है क्योंकि कई अहम मसलों पर, कई सिक्योरिटी रीजंस पर चर्चा हो रही है। क्या बैठक हो रही है, क्या समीक्षा हो रही है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, क्या कहां पर वेस्टर्न बेल्ट की अगर बात की जाए तो सिचुएशन कैसी बनी हुई है, सिक्योरिटी के क्या इंतजामात है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम में क्या चीजें, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, डीआरडीओ, आकाश, इन सभी मसलों पर चर्चा की जा रही है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है, सीडीएस और एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल है। विवेक, एक बात समझने की जरूरत है कि पूरे दिन जब से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई है, हालांकि जब से पहलगाम हुआ है तब से ही श्रीनगर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। ये बैठक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर अहम मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत का रुख करते हैं। प्रशांत इस वक्त सेंटर में मौजूद है, ल्यूटियन सैली में मौजूद है। प्रशांत, क्या आवाजाही वहां पर देखने को मिल रही है? लगातार हम ये देख रहे हैं कि कल रात से ही सायरन हर जगह बज रहे हैं। दिल्ली में इंडिया गेट पर क्या सुरक्षा के इंतजाम थे वो भी हमने कल दिखाए थे, आज भी वहां पर सायरन बजे हैं। इस वक्त पीएम हाउस में किसकी कब तक मीटिंग चल रही है, कितनी देर ये मीटिंग चलेगी, क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट कब सामने आएगा? देखिए, अभी कुछ लोग जो है 7 लोक कल्याण मार्ग से जरूर बाहर आए हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो फॉर्मर नेवल चीफ, फॉर्मर आर्मी चीफ्स, फॉर्मर जो है एयरफोर्स चीफ यानी वेटरन, जो फॉर्मल वेटरन थे उनसे मुलाकात की है, उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश की है करंट सिचुएशन को लेकर, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इस टाइम पे बहुत काम आएगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत पहले से पाकिस्तान की ऐसी हरकतें देखी है, उस पर अपना जो है एक राय बिल्कुल प्रधानमंत्री ने ली है। जानकारी दे रहे हैं कि पूर्व सेना के अध्यक्षों से मुलाकात हुई है, अभी जो सेना के अध्यक्ष है उनसे मुलाकात हो रही है। हर तरफ से भारत के पास जितना तजुर्बा है उन सबको इकट्ठा करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, सबकी राय ली जा रही है। या राइट प्रशांत? बिल्कुल बिल्कुल, सबकी राय लेके ये मीटिंग में, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस, एनएसए अजीत डोभाल, इसके अलावा राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, साथ साथ जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है फॉर्मर जो वेटरन्स हैं उनसे मुलाकात की, तीनों सेनाओं के जो फॉर्मर चीफ्स हैं उनसे बात की, तो बहुत हद तक ये साफ हो रहा है कि अब वेटरन्स जो है इस पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। वो अपनी जो है एक्सपीरियंस आप जो है इनके साथ शेयर करेंगे, कैसी कैसी मुश्किलें आ सकती है उसको कैसे पार किया जाए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस वेटरन्स हैं। इन्होंने अपने टाइम पे उन्होंने युद्ध भी, वॉर्स भी किए हैं, वॉर्स देखे हैं, इंटरनेशनल उनका जो एक्सपीरियंस भी है, तो हर तरह का जो है एक्सपीरियंस इस टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी अपने जो है तीनों सेना अध्यक्ष के साथ शेयर कर रहे हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ऐसे ही जो है चीज़ें बहुत काम आती है देश को, जब पुराने जो हमारे वेटरन्स हैं या पुराने सैनिक हैं उनसे हम राय लें। बिल्कुल, तो विवेक आपने सुना होगा कैसे यहाँ पर इस वक्त मुलाकातों का दौर चल रहा है और हर लेवल पर मुलाकात हो रही है। विवेक, ये अपने आप में कई अहम बात है कि आने वाले समय में आज की रात भी उतनी इंपॉर्टेंट होगी, जैसे हम कल इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कल की रात कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे स्टोरी बिल्डअप हो रही है, डेवलप हो रही है, इंडिया डेली के व्यूअर्स को लगातार अपडेट करते जा रहे हैं। विवेक, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। और युद्ध के समय राज्यों को आपातकालीन अधिकार दिए गए, उन अधिकारों को प्रैक्टिस करने का आदेश जो है गृह मंत्रालय की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसमें लोगों और संपत्ति की सुरक्षा, महत्वपूर्ण सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने और दुश्मनों के हमले के दौरान आवश्यक कदम उठाने की अनुमति दी जाती है। तो हमारे साथ मेहरान मारी जुड़े हुए हैं, बलोच एक्टिविस्ट हैं। मेहरान मारी, पाकिस्तान जिस तरह से एक्सपोज हुआ है और जो खुलासा हुआ एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को ढाल बनाया जिससे कि भारत कोई काउंटर एक्शन न ले पाए, कोई काउंटर अटैक ना कर पाए पाकिस्तान के ऊपर। अगर ये ऐसा होता तो पॉसिबिलिटीज थी कि पैसेंजर प्लेन्स हिट हो सकते थे और बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी। यानी ये देश कितना गिरा हुआ है, रणनीतिक तौर पर भी कितने नीचे गिरकर ये सोच रहे हैं अपने ही लोगों को
ढाल बना रहे हैं मासूमों को। जी, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पाकिस्तान ना कहें, नापाक है, मुल्क नापाक है, इसका फौज नापाक है, इसके अज़ाइम नापाक, इसका नीयत नापाक, इसका वजूद नापाक है जब से ये बना है। जी, आप बोलते हैं ये सिविलियंस को स्पेयर नहीं कर रहे हैं। ये जब उधर ट्रेन का वाकया हुआ था बलूचिस्तान में, तो जाफर एक्सप्रेस का, उधर तो 214 इनके अपने बच्चे थे, फौजी थे। ये तो बोलते हैं हर मुल्क का फौज होता है, ये तो फौज का मुल्क है। इन्होंने अपने फौजियों को मतलब सेक्रीफाइस किए। बलोच सरमचारों ने या बलोच आजादी पसंदों ने इनको मौका दिया कि अपने फौजियों को वापस ले लो, वो जिंदा सलामत है, 214 है। इन्होंने बोला नहीं, मार दो इनको अपने फौजियों, लेकिन उसी ने बैकफायर किया। उसके बाद काफी डिजर्शंस हो गए बलूचिस्तान से, इनको फौजियां भाग रहे हैं कि पता है कि जनरल्स को इनके जिंदगी का 1% का भी खतरा फिक्र नहीं है। बाद में जो मरे हुए लाश थे इन फौजियों के 214 इन्होंने वीरानों में फेंक दिए। हमने फोटो बलोचों ने निकाल के मीडिया पे दिया। इन्होंने मरे हुए फौजियों को वीरानों में फेंक दिए, शैलो ग्रेव्स में उनको बैरी किया। तो ये हैसियत है, ये एक मुल्क नहीं है जी, ये ना फौज है ना मुल्क है, ये एक रोंडो लुच्चों का टोला है जो अभी इंशाल्लाह अपने नेचुरल कंक्लूजन पे आ जाएगा। बलूचिस्तान को भी आजाद होना था, हो जाएगा, और इस नासूर से भी इस रीजन को जान छुड़ाना था, जो इंशाल्लाह इंडिया हमारा हेल्प भी करेगा और खुद ही भी इस नासूर को इसका सर कुचलने में अपना पूरा रोल अदा करेगा। मुझे लगता है बलूचिस्तान वाला हिस्सा अलग हो जाएगा तो पाकिस्तान का मोराल जो है वो बहुत हद तक टूट जाएगा। और आज जब बैठक हुई है तो मुझे लगता है इस ऑप्शन पर चर्चा की कोई मुझे एक बहुत पुराना एनएसए अजीत डोभाल का बयान याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने अगर एक और गुस्ताखी की, भारत के साथ मिस एडवेंचर किया, तो पाकिस्तान फिर से 2 टुकड़ों में बटेगा और पाकिस्तान से एक बड़ा हिस्सा अलग होगा। ये एक बयान था एनएसए अजीत डोभाल का। एक कार्यक्रम में वो बच्चों से बातचीत करते समय शायद इस बारे में चर्चा कर रहे थे, और मुझे लगता है कि मनोज कुमार जी को यह बयान याद होगा, और उसी डॉक्ट्रिन पर शायद भारत इस वक्त आगे बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत को सोच समझकर, बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये नीच मुल्क किसी भी हद तक जा सकता है जो अपने नागरिकों की जान की बाजी लगा दे, अपने नागरिकों की सर्जिकल डायसेक्शन करना है इसका। जी, सर्जिकल डायसेक्शन बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर्जिकल डायसेक्शन इसका करना है जी, बिल्कुल सर्जिकल डायसेक्शन बहुत जरूरी है, और बलूचिस्तान भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरह से बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान के जो सैनिक है उनको लगातार निशाना बना रही है। मैं कर्नल मनोज कुमार, आपका रिएक्शन चाहूंगा इस पर। माइक चेक कीजिएगा सर एक बार। हाँ जी, आपका ध्यान मैं 71 की लड़ाई की तरफ ले जाता हूं, जब 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। उसके बाद इनकी नाक कट गई थी, और फिर इनको समझ में आ गया था कि कन्वेंशनली ये कोई भी वॉर हमसे जीत नहीं सकते। उसके बाद जियाउल हक जैसे सरीके कम बुद्धि वाले लोगों ने, जनरल्स ने ये सोचा कि वो जो थ्योरी है ना 1000 कट्स की, उसको लागू करके हम पर विजय प्राप्त कर लेंगे, पर वो भी हो ना सका। इतने साल हो गए, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको वाजे कर दूं, इस दौरान हुआ क्या है, पाकिस्तानी फौज में क्या हुआ है। पाकिस्तानी फौज अपनी कन्वेंशनल एज लड़ने की खो चुकी है। उनके पास कन्वेंशनली लड़ने का जो मादा है खत्म हो चुका है। वो कन्वेंशनल युद्ध के लिए रेडी नहीं है, जो कि आपको साफ दिखाई दिया होगा पिछले 2 दिनों के अंदर। अब क्या है, वो तो केवल जिहादियों के कंधों पे अपनी बंदूक रख के चलाना जानते हैं। और आपने ध्यान दिया होगा, ये जो जनाजा हुआ था, नमाज जनाजा में कि क्या थे, जो उनके जनरल थे वो किनके साथ थे, रऊफ, जो कि यूएस का मोस्ट वांटेड क्या उग्रवादी है, सॉरी मैं कसाई है, मानवता का कसाई, उसके साथ खड़े मिले थे। उनके साथ जितने लश्कर के, जैश के जितने वो मारे गए थे ये आतंकवादी, उनके बॉडीज के साथ इन्होंने झंडे अपने सेना के लगाए थे। इनके सैनिक उनको सैल्यूट कर रहे थे। ऐसी हालात में
इनको मालूम है, इनके फौजी तो भाग खड़े होंगे, ये बेचारे जिहादी ना उधर भाग सकते हैं ना गाजा पहुंचना इनके लिए बहुत दूर है ना, तो गाजा तो जा नहीं पाएंगे। तो अब क्या करें, उनको फंसा के अपने देश और इस क्या बोलते हैं अपनी कट्टरपंथ के बीच में फंसा के इन्होंने रखा हुआ है। और जैसे एक मछली को फांसते हैं ना हुक में, उस हुक में इनको फौजियों ने रखा हुआ है और सोचते हैं कि इस प्रकार ये कहीं कुछ आगे अपना एजेंडा चलाएंगे। पॉसिबल नहीं है। जी विवेक। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मैं प्रशांत के पास जाऊं आगे के अपडेट के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दर्शकों को देना चाहते हैं। क्या है कि पाकिस्तान इस वक्त हर तरीके के डैमेज को पहुंचाने में, भारत को डैमेज पहुंचाने में लगा हुआ है। इसमें एक बड़ा एंगल साइबर वॉरफेयर का है, और साइबर वॉरफेयर में पाकिस्तान और फेक इंफॉर्मेशन के वॉरफेयर में पाकिस्तान हमेशा एज लेने की कोशिश करता है और फेक प्रोपेगेंडा फैलाता है। इसके लिए वो बड़े पैमाने पर साइबर अटैक की कोशिश कर सकता है, भारतीय नागरिकों को निशाना बना सकता है, उनके सेलफोन्स को निशाना बना सकता है। करोड़ों की संख्या में एक साथ लिंक्स भेजे जा सकते हैं, मैसेजेस भेजे जा सकते हैं जिसमें कि अनवांटेड क्लिप्स हो, फेक इंफॉर्मेशन छिपी हो, या फिर फोन को हैक करने की कोशिश हो। और हमारे देश में स्मार्टफोन यूजर्स न सिर्फ आम नागरिक हैं बल्कि सिक्योरिटी पर्सनल भी हैं। इसलिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि अपने फ़ोन को साइबर अटैक से कैसे बचाएं। थोड़ी देर पहले मैंने आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, दोनों के लिए व्हाट्सएप पर आपको इस तरह के फेक कॉल्स ना आए, फेक मैसेजेस ना आए, व्हाट्सएप पे आपके पास किसी तरह का लिंक ना आए, इसको लेकर एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दिखाया था कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप की सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, इंक्लूडिंग आईफोन और एंड्रॉयड। बहुत सरल सा उपाय है, बहुत आसान सा उपाय है। ज़रूर देखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और तुरंत अपने फ़ोन को सिक्योर कीजिए और पाकिस्तान के साथ इस लड़ाई में भारत सरकार की मदद कीजिए। एक नज़र जल्दी से डालते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अभी वो क्लिप रेडी नहीं है। मैं प्रशांत के पास जा रहा हूं। प्रशांत, क्या आज रात भी एस्केलेशन संभव है अगर अब पाकिस्तान के नेचर की बात करें? क्योंकि कल पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि भारत के जो इंपॉर्टेंट डिफेंस लोकेशंस हैं, जहां पर हमारे S-400 जो है वो लगाए हुए हैं, हमने आकाश एयर डिफेंस लगाया हुआ है, उसको शायद लोकेट करने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल लोकेट करने की कोशिश की गई थी और भारत ने उसका जवाब भी दिया था विवेक। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल आज भी जो है कल वाली हरकत कर सकता है। इसीलिए ये मीटिंग जो प्रधानमंत्री के आवास पे चल रही है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे अटैक्स से जो है अफरा तफरी मचती है, लोगों में डर फैलता है। तो इसको रोकने के लिए इसका उपाय कैसे हो, इसीलिए जो ये प्रधानमंत्री के आवास पे जो मीटिंग चल रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आप जैसे कि आपने बोला कि आज भी वो जो है ऐसे काम जो उसने कल किए थे, बिल्कुल वो आज भी वो ऐसा कर सकता है और कल भी वैसा ही करेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान की हरकतें हैं वो एक जैसी ही रहती है। और फिर जब उसको चाइना और बाकी कंट्रीज़ का सपोर्ट मिल जाए तो वो शेर बन जाता है। वो शेर जब हमारे सामने गीदड़ हो जाता है वैसे वो शेर रहता है। तो चीज़ें वही है कि हम कोई भी कोताही इस वक्त नहीं बरतना चाहते। हमारे देश के लोग हमारे लिए जान है, हमारी सेना, हमें पता है हमारी सेना पे हमें गर्व है। वो कैसे जो है अपनी जान पे खेल के जो है देशवासियों को जो है अपने बिल्कुल सिक्योर करती है। तो बिल्कुल आज भी अच्छा, पाकिस्तान ने बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आज एस्केलेशन की तो फिर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा, जैसे कल दिया गया था। और पाकिस्तान ने अपने पैर पर कैसे कुल्हाड़ी मारी है। अब IMF में ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन मिलने वाला था वो मिलेगा नहीं। IMF में इसकी जो 24वीं लोन है पाकिस्तान की, उसको 7 किश्तों में दिया जाना है। उसके बाकी इंस्टॉलमेंट्स रोके जा सकते हैं, क्योंकि भारत ने दोनों जगह पर कोशिशें शुरू कर दी हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी और IMF में भी। तो पाकिस्तान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और पाकिस्तान अब जो किस तरह से इस सड़क पर आने वाला है, इसका एग्जाम्पल बहुत जल्द हम देखेंगे। और इंडस वाटर ट्रीटी में पानी को कंट्रोल तो हम कर ही रहे हैं। तो पाकिस्तान ने
आसिम मुनीर के चक्कर में पूरे मुल्क को जो खतरे में डाला है। और जिस तरह से डाइसेक्शन की बात कर रहे थे, सर्जिकल डाइसेक्शन की बात, मेहरान मारी की अब सर्जिकल डाइसेक्शन की ज़रूरत आन पड़ी है और पाकिस्तान को तोड़ना होगा, 1971 दोहराना होगा, तभी जाकर पाकिस्तान जो है इस बार मानेगा। और शायद आज की जो तस्वीर आई थी गृह मंत्री और माफ़ कीजिएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिसमें वो मीटिंग ले रहे थे, तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। मुझे लगता है भारत एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी पर आगे बढ़ रहा है और बहुत बड़ा कुछ भारत प्लान कर रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। इस खबर पर वापस लौटूं, मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूं। अगर आपके पास कोई भी फेक मैसेजेस या फेक कॉल आते हैं, सबसे पहले उसको एंटरटेन मत कीजिए, किसी अननोन नंबर से कोई भी कॉल मत उठाइए, किसी अननोन लिंक पर क्लिक मत कीजिए। लेकिन अगर इनसे भी बचना है तो क्या प्रोसीजर अपना सकते हैं, वो जल्दी से एक बार नजर डालते हैं। अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सएप पर किसी भी तरह से बचने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूं। ये है व्हाट्सएप का सेटिंग ऑप्शन, आपको इसमें जाना है। सेटिंग में आपको प्राइवेसी में जाना है, प्राइवेसी में आपको सबसे नीचे जाना है और एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद ये तीनों ऑप्शन जो आपको ऑफ नजर आ रहे हैं, ब्लॉक अननोन अकाउंट मैसेज, आपको इसको ऑन कर देना है। मैंने ऑन कर दिया। प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल्स, आपको इसको ऑन कर देना है, जिससे आईपी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वाले कॉल्स होते हैं उनसे आप बचेंगे। इसको ऑन कर देना है, इसको मैंने ऑन कर दिया। डिसेबल लिंक प्रीव्यूज, जैसे ही कोई लिंक आता है वो ऑटोमेटिक प्रीव्यू जो है उसमें चला जाता है, यानी जैसे कि व्हाट्सएप खोलेंगे आपको उसका प्रीव्यू दिखेगा। तो वो प्रीव्यू ना दिखे, लिंक एक्टिवेट ना हो, इसके लिए आपको थर्ड ऑप्शन ऑन कर देना है। ये तीनों ऑप्शन ऑन करके आप 80-90% तक किसी भी फेक कॉल, फेक एसएमएस, फेक लिंक से बच सकते हैं। ये मैंने आईफोन का डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। एंड्रॉइड में आपको 3 डॉट क्लिक करके सेटिंग में प्राइवेसी में जाना है। एंड्रॉइड फोन में जो व्हाट्सएप होता है उसमें 3 डॉट पर जो टॉप पर होता है वहां पर ये ऑप्शन होता है। तो इस तरह से आप जो है वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को हरा सकते हैं। और अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर प्राइवेसी में जाना है और आपको यहाँ पर मैं फिर से करके आपको दिखाता हूँ। ये नॉर्मल आपका जो है वो खुल जाएगा, ये इंटरफेस व्हाट्सएप का। आपको 3 डॉट पे यहाँ पे क्लिक करना है, टॉप पे। यहाँ पे आपने 3 डॉट पे क्लिक किया, माफ कीजिएगा, ये जो 3 डॉट आपने क्लिक किया, यहाँ सेटिंग में आपको जाना है। इसके बाद आप सेटिंग में आ गए। सेटिंग में जाने के बाद आपको प्राइवेसी क्लिक करना है। ये प्राइवेसी के आप स्क्रीन पर आ गए। ये पाकिस्तान के साइबर अटैक से बचने का तरीका मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ, इंडिया डेली के दर्शकों को, व्यूअर्स को दिखा रहा हूँ। अभी हमने आईफोन का फोन दिखाया था कैसे उसमें आपको सेटिंग करना है। अब आपको आना है एंड्रॉइड के फोन पे, वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। प्राइवेसी में जाने के बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ये एडवांस दिखेगा। आप देखिए नॉर्मली हर फोन में ये ऑफ होता है। मैंने जब अपना आईफोन एक्सेस किया था उसमें भी आपको दिखाया मैंने जी। वो स्क्रीन जो था वो पूरी तरीके से ऑफ था, वो सारे बटन्स, यहाँ पर भी वो सारे बटन्स ऑफ हैं। तो सबसे पहले आपको ब्लॉक अननोन अकाउंट मैसेज, किसी भी अननोन अकाउंट से आपको मैसेज नहीं आएगा। इससे आप न सिर्फ साइबर अटैक बल्कि किसी भी साइबर फ्रॉड से भी बच पाएंगे, तो आपको इसको ऑन करना है। दूसरे में प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल्स, कोई भी इंटरनेट कॉल आपके पास नहीं आएगी दुनिया के किसी भी कोने से, आपको इसको ऑन कर देना है। और तीसरा डिसेबल लिंक प्रीव्यूज, किसी भी लिंक का ऑटोमेटिक प्रीव्यू नहीं होगा, आपके फोन में कोई नहीं घुस पाएगा, आपको ये ऑन कर देना है। तो इससे न सिर्फ पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा इन तीनों को ऑन करने के बाद, बल्कि आप भारतीय जवानों की भी हेल्प कर पाएंगे, भारत सरकार की हेल्प कर पाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में, पाकिस्तान के साथ साइबर वॉरफेयर में। तो ये तीनों ऑप्शन आपको ऑन कर देना है। फिर उसके बाद यहां से वापस आपको निकल जाना है और फिर आपको अपना फोन लॉक कर देना है। तो देखा आपने क्या एंड्रॉइड और आईफोन में क्या सेटिंग करनी है और किस तरह से अपना फोन सुरक्षित कर सकते हैं आप। बड़ी खबर आ रही है, मैं जल्दी से आउटपुट को कहूंगा, ये बड़ी खबर दें। राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कई जिलों में ब्लैकआउट की खबर है। ये ब्रेकिंग न्यूज पर जाएं, लेकिन उससे पहले रमन हमारे साथ जुड़ गए। रमन, ब्लैकआउट की खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से भी, बॉर्डर स्टेट से भी, क्या जानकारी आपके पास? देखिए विवेक, 3 बड़ी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के इलाके को एक बार फिर टारगेट करते हुए सीज फायर का वायलेशन शुरू कर दिया गया है। लगातार हाईवी बम्बार्डमेंट जो है वो पुंछ के कई इलाकों में किया जा रहा है। साथ ही साथ में उड़ी का जो इलाका है वहां पर भी लगातार जो है वो बम्बार्डमेंट देर शाम करीबन 6:30 बजे के बाद से शुरुआत हो चुकी है। मैं इस समय जम्मू के बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो हालांकि अभी ब्लैकआउट नहीं किया गया है, लेकिन स्वेच्छा ही लोगों ने जो है वो अपनी सारी दुकानें जो हैं शाम ढलने से पहले ही बंद कर दी हैं। बाजार की जो
लाइट्स हैं वो पूरी तरीके से ठप कर दी गई हैं और महज कुछ एक ही गाड़ियां जो हैं वो आपको सड़कों पर चलती हुई दिखाई देंगी। एहतियातन जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, 2 दिनों से लगातार जम्मू शहर को निशाना बना रहा है, जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ में जम्मू में जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई है। करीबन 400 से 500 मिसाइल और ड्रोन जो हैं वो पिछले 2 दिनों में दागे गए हैं। जम्मू के साथ लगते हुए पंजाब, राजस्थान और गुजरात का जो इलाका है उसको भी पूरी तरीके से टारगेट करने की कोशिश की गई। इसीलिए आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में एहतियातन जो है वो कई सावधानियां जो हैं वो जम्मू के लोग बरत रहे हैं, क्योंकि शाम ढलने के साथ ही पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। एयर सायरन हालांकि अभी तक बजा नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी पूरी की गई है। जैसे ही किसी भी तरीके का कोई मिस एडवेंचर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाएगा तो एयर सायरन जो है वो गो ऑफ किया जाएगा, उसको पूरी तरीके से बजाया जाएगा और लोगों को जो एडवाइजरीज दी गई हैं कि किस तरीके से अगर एयर सायरन बजता है तो अपने आप की सुरक्षा जो है वो करनी है, अपने घर की सभी लाइटें जो है वो बंद कर देनी है और जिस तरीके से अपना छुपाव जो है वो करना है। खुले में या बालकनी में या छत में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। ये एडवाइजरी जो है वो पहले ही सुरक्षा कारणों से प्रशासन के द्वारा दी गई है। और लगातार जम्मू में अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा हलचल जो है वो तेज हो चुकी है, जिसमें लगातार पाकिस्तान टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। उधमपुर का जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, नगरोटा में जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, वो पठानकोट के मेमून कैंट में जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, इसके साथ साथ में जितने भी डैम्स जम्मू कश्मीर के अंदर बने हुए हैं, चाहे वो शाहपुर कंडी है, चाहे वो बगलियार डैम है, चाहे वो सलाल डैम है, उनकी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। क्योंकि ख्वाजा आसिफ की तरफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर हमारे पानी को रोका जाएगा तो हम उन स्ट्रक्चर्स को जो है वो न्यूट्रलाइज करेंगे, यानी कि उन पर जो है वो हमला करने की बात जो है ख्वाजा हाफिज की तरफ से कही गई। तो पाकिस्तान किसी भी तरीके का मिस एडवेंचर जो है वो बौखलाहट नहीं कर सकता है, इसीलिए एहतियातन सारे कदम जो है वो उठाए गए हैं। साथ साथ में एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया गया है, जिसमें S-400 से लेकर आकाश जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है और तमाम तरीके के जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं, जिनकी मदद से पिछले 2 दिनों से जो पाकिस्तान ये बिल्कुल आप जो खबर दे रहे हैं उसी पर बड़ी खबर आ रही है। शाम ढलते ही जम्मू में सभी बाजार बंद किए गए। जम्मू एयरपोर्ट के करीब सायरन बज रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि जानकारी भी लगातार हमारे सहयोगी रमन दे रहे हैं, लगातार शाम ढलते ही जम्मू में सभी बाजार बंद कर दिए गए हैं। शाम ढलते ही एयरपोर्ट के करीब सायरन बज रहा है, एयर रेड अलर्ट बजाया जा रहा है। क्या पाकिस्तान फिर किसी तरह के मिस एडवेंचर में लगा हुआ है? ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सीधा चलते हैं रमन के पास। रमन, क्या सायरन की भी खबर है? क्या एयर रेड सायरन बजाया गया है ब्लैकआउट के साथ साथ? देखिए, अभी तक एयर रिग सायरन की खबर जो है वो बजने की नहीं है, लेकिन तैयारी जो है वो प्रशासन की तरफ से पूरी है, क्योंकि एयर रिग सायरन तभी बजाया जाएगा जब पाकिस्तान की तरफ से किसी तरीके का मिसाइल या ड्रोन के हमले की जो है वो आशंका रहेगी, या फिर वो इनिशिएट करेगा और भारतीय सीमा के अंदर जैसे ही रडार उसको पकड़ेंगे तो उसके बाद एयर रिग सायरन जो है वो बजाएंगे। प्रिकॉशन तौर पर यहाँ पर अगर देखेंगे तो, क्योंकि मैं जिस इलाके के अंदर मौजूद हूँ, सुरक्षा कारणों से मैं उसका नाम तो नहीं बताऊँगा, लेकिन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सड़कों पर जो है वो सन्नाटा छा गया है। दुकानें जो हैं वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। दुकानों के बाहर जो लाइटें लगी थी उन लाइटों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि जो लोगों के घरों के बालकनी में लाइटें लगी होती थी उनको भी लोगों ने बंद कर दिया है। मीटर में लाइट आ रही है, इसका मतलब अभी पावर कट जो है वो ग्रिड से नहीं किया गया है, लेकिन लोग स्वेच्छा से ब्लैकआउट कर रहे हैं, क्योंकि एहतियात ही सावधानी जो है वो बताया गया है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जो है वो आज एक बार फिर धमकी दी है कि देखिए, अब युद्ध में उतरने के बजाय भारत ने कोई हमारे पास दूसरा जो है वो विकल्प छोड़ा नहीं है। तो वो अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान इस बात को लेकर आतुर है कि कहीं ना कहीं वो युद्ध को और ज्यादा एस्केलेट करना चाहता है। नहीं, विकल्प छोड़ना भी नहीं चाहते थे। कुछ लोग मेरे इस बात से सहमत नहीं होंगे, कुछ लोग हैशटैग से नो टू वॉर लिखेंगे मेरे इस क्लिप के नीचे, कुछ लोग कहेंगे कि भाई वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, टीवी पर बैठकर, स्टूडियो में बैठकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं, जब 26 लोगों को मारा गया, और बात सिर्फ 26 लोगों की नहीं है, 1947 से लेकर अभी तक की बात अगर करें रमन, कितना खून बहा है हिंदुस्तान में, कितने जवान मारे गए, कितने सिविलियंस मारे गए। आखिर कहीं पर तो जाकर इस पर लगाम लगेगा, कहीं पर तो इसे हम रोक पाएंगे। दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी होने का क्या फायदा, दुनिया का 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री पावर होने का क्या फायदा रमन?
जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरीके से पिछले 35 सालों से जम्मू कश्मीर में हजारों की संख्या में हमारे देश के बहादुर जवानों ने अपना खून बहाया, हजारों की संख्या में हमारे देश के नागरिकों ने अपना खून बहाया और इस आतंकवाद की भेंट वो चढ़ते हुए नजर आए। वो आतंकवाद जिसको सीधे तौर पर पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्पॉन्सर सोशल मीडिया पर कमाल का हैशटैग चल रहा है, जड़ से खत्म करने का संकल्प बिल्कुल जड़ से खत्म करने का समय आ गया है। मैं कर्नल मनोज कुमार जी के पास जा रहा हूं। कमाल का हैशटैग चल रहा है, से नो टू वॉर। यही लोग कह रहे थे पहलगाम हमले का बदला कब लेंगे। ये कमाल के दो मुंहे सांप है, गजब के दोगले लोग हैं कर्नल साहब। पहले कहते हैं पहलगाम हमले का बदला लो, फिर कहते हैं हैशटैग नो से नो टू वॉर। अरे भाई हैशटैग नो टेररिज्म कहते आप तो हमें समझ में आता, हैशटैग बैन पाकिस्तान कहते तो समझ में आता। देखिए, इसी को तो 2.5 फ्रंट बोलते हैं। 2.5 फ्रंट की जब बात होती है, जब हम कहते हैं कि हमें 2 फ्रंट नहीं 2.5 फ्रंट से लड़ना है, खैर इसके लिए तो अभी कार्रवाई चल रही है और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, वो तो समझ में आती है बात। मैं एक और चीज जो पे बोलना चाहता हूं, आज एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग मीम चल रहा था जिसपे लिखा हुआ था, पाकिस्तान का फ्लैग था, उस पे लिखा था 1947 और 2025 यानी फिनिश्ड, 47 में पैदा हुआ और 2025 में खत्म हुआ। जी, ऐसा भी तो हो सकता है। और यही तो मेरे मित्र जो है, मेरे फ्रेंड जो है मेहरान, वो इस पे कमेंट करेंगे प्लीज। बिल्कुल, एक और मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उसके बाद मेहरान भाई के पास जा रहा हूं। मेहरान साहब, मैं एक सेकंड आया आपके पास। मैं तो कहता हूं अब कूटनीति छोड़िए, अब कूटनीति शुरू कीजिए। यही पाकिस्तान का आखिरी इलाज है। ये कूटनीति से मानने वाले लोग हैं, ये कूटनीति से मानने वाले लोग नहीं है कर्नल साहब। एक ही बात है इसमें, हम रेस्ट्रेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए हमने पूरा जो वर्ल्ड ओपिनियन है अपनी तरफ करना है, डिप्लोमेसी भी एक चीज होती है, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। हम अपना एक परिपक्व देश की तरह उनके साथ पेश आ रहे हैं, एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरह हम उनको अपने आप को दिखा रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं मानेगा तो ये कूटनीति होने वाली है और इसका डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है। उनका एक जो भी मिसाइल है उसके बदले जो हमारी मिसाइल, हम भी एक ही मारेंगे, लेकिन वो कितनी सशक्त है इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम उनको कर चुके हैं। लेकिन जो मैंने बोला ना, ये पूंछ जो है उसको काट देनी चाहिए। मेहरान मारी साहब से आपने कुछ पूछा था, मैं उनके पास आ रहा हूं। मेहरान मारी साहब। जी, पाकिस्तान तो 71 में टूट गया। पाकिस्तान तो बांग्लादेश था, अभी तो पंजाबिस्तान रह गया है। अभी ना पाकिस्तान और पंजाबिस्तान रह गया है। और जी एक बात मैं कहता चलूं आप लोगों के साथ, ऑपरेशन सिंदूर का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस हम बलोचों के लिए भी है कि इस नापाक फौज ने लास्ट 20 सालों में इतने घर उछाड़ दिए, इतने महिलाओं की जिंदगी खराब किए, इतने औरत सफरिंग में वहां पर, जो आप अंदाजा के 30-40 हजार मर्द गायब हैं, किसी का बेटा, किसी का खावंद, किसी का शोहर, सारे गायब हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर में एक क्लियर गाइडलाइन होना चाहिए, एक क्लियर फ्रेमवर्क होना चाहिए बलूचिस्तान के लिबरेशन का। ये ऑपरेशन को बलूचिस्तान की आज़ादी से पहले ख़त्म ही नहीं होना चाहिए। हम टोटली सपोर्ट करते हैं इस ऑपरेशन को और हम इसका सिग्निफिकेंस भी समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए और इसके जिहादी जनरल्स और इनके दाढ़ी वाले जो टेररिस्ट कैंप्स हैं और टेररिस्ट सेल्स हैं, इन लंगूरों को खाली हूर चाहिए। इन औरतों का इज्जत ये समझते ही नहीं है, इंसानों का नहीं समझते, लेकिन स्पेशली ये पंजाबी पाकिस्तान के मदरसे के पैदावार ये औरतों को एज कोई डिस्पोजेबल आइटम, एज एसेट समझते हैं। ये इज्जत ही नहीं समझते, अपने माओ का इज्जत नहीं समझते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये बहुत सिग्निफिकेंट नाम आपने ऑपरेशन सिंदूर रखा है और इसको बिल्कुल लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहिए, विच मीन्स द लिबरेशन ऑफ बलूचिस्तान का भी फ्रेमवर्क इसमें होना चाहिए। बिल्कुल लॉजिकल नाम है। और सिंदूर सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सिंदूर बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान ने उजाड़े हैं और उसका भी जवाब देना होगा। जैसे हमने डैनियल पर्ल का बदला लिया, वैसे ही बलूचिस्तान का बदला भी लिया जाएगा। जैसे हमने बांग्लादेश का जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था उसका बदला लिया, वहाँ की बहन बेटियों का बदला लिया, वैसे ही बलूचिस्तान का बदला भी इंडियन आर्मी लेगी। और ये बात भारत के प्रधानमंत्री ने भी लाल किले की प्राचीर से दोहराई थी। कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हो? उसके बाद रमन और प्रशांत में आपके पास आ रहा हूँ। कर्नल साहब जी, यहाँ पे थोड़ा संदेश हमको बांग्लादेश को भी देना चाहिए इसी मौके पे, इसी परिप्रेक्ष्य में। ये शायद उनको कुछ संदेश जा रहा है कि नहीं, मुझे समझ नहीं आता। जो हश्र इनका हो रहा है यहाँ पे, वो क्या उस तरफ उसी दिशा में जाना चाहते हैं? और जो उनके नोबेल लॉरिएट यूनुस साहब,
उनका क्या इसमें रोल हो सकता है? क्या उनको भी अपदस्थ नहीं कर देना चाहिए? विवेक जी। सर अभी वो खेल रहा है, उनको खेलने दीजिए। उनके जब खेलने के दिन खत्म हो जाएंगे फिर हम उनको बताएंगे कि चिकन नेक किसको कहता है, लेग पीस किसको कहते हैं और चिकन तंदूरी किसे कहते हैं, वो हम उनको बताएंगे। उसके लिए बिल्कुल हमें निश्चिंत और निस्फिक्र रहना चाहिए। बाकी आप हमारे साथ इस वक्त रमन जुड़े हुए। रमन, एक बात तो कि आप ओपन एरिया में लाइव कवरेज कर रहे हैं, जो थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है क्योंकि आपने लाइट भी ऑन की हुई है और हमें जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर के कई जिलों में सायरन भी बजाए गए हैं और ब्लैकआउट भी किया गया है। तो अपना ख्याल रखते हुए आप वहां से रिपोर्टिंग जारी रखिए और फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है ये भी दर्शकों को बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक जैसे ही शाम होना शुरू हुई है वैसे ही बाजार जो हैं वो पूरी तरीके से बंद हुए हैं। सिर्फ एक लोकेशन नहीं बल्कि पूरे जम्मू शहर के जो बाजार हैं वो बंद कर दिए गए। यहाँ तक कि जो रेडी फटरी भी शाम का बिजनेस करते थे उनको भी फिलहाल बंद करने के लिए आदेश जो है वो दे दिए गए हैं, क्योंकि शाम ढलते ही पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें शुरू हो जाती हैं। पिछले 2 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए जम्मू शहर और उसके आसपास के इलाके, साथ खासतौर पर जो सरहद के साथ सटे हुए हैं, चाहे वो जलंधर का इलाका हो, चाहे वो अमृतसर का इलाका हो, चाहे वो तरन तारण का इलाका हो, उन सभी इलाकों को जो है वो पाकिस्तान की तरफ से टारगेट करने की कोशिश की गई है। तो पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि वो अपने ऑडियंस को, अपनी जनता को ये बता दे कि देखिए ये हम रिटेलिएट कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इतने अच्छे कारगर साबित हुए हैं क्योंकि करीबन 400 से 500 मिसाइल और ड्रोन से हमला जो है वो पाकिस्तान ने पिछले 2 दिनों में किया है। और एक बिल्कुल चांस नहीं ले सकते।